हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। यू आर वाचिंग लीगल एस। लीगल एस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कवर चैप्टर 2 दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। बेसिकली चैप्टर 2 बहुत बड़ा है तो हम इसको दो पार्ट्स में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बाई एक करके सभी सेक्शंस को कवर करेंगे। चैप्टर 2 स्टार्ट होता है सेक्शन 6 से, जो बात करता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में। तो क्या है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स और क्या है सेक्शन 6, बात करते हैं इसके बारे में। चलिए पढ़ते हैं। सेक्शन 6 बोलता है, बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। सेक्शन 6 बेसिकली बात करता है कि किसी भी एक स्टेट में कितनी तरह की क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी। तो बेसिकली सेक्शन 6 बताता है कि हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ। कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ का मतलब ये हुआ कि किसी दूसरी लॉज में, किसी दूसरे एक्ट में अगर कोई कोर्ट स्टैब्लिश की गई है तो उन कोर्ट्स को छोड़कर और हाई कोर्ट्स को छोड़कर किसी भी एक स्टेट में चार तरह की अलग अलग कोर्ट्स और होंगी। वो चारों कोर्ट्स कौन कौन सी हैं उनकी बात करते हैं। पहला, कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मतलब कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास तो होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास नहीं होगा, वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होंगे। अब बात करते हैं तीसरे कोर्ट्स की। तीसरा कोर्ट कौन सा होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। अब चौथे कोर्ट्स की बात कर लेते हैं। चौथा कोर्ट क्या होगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। मतलब आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट व्हाट बेसिकली सेक्शन 6 टॉकिंग अबाउट। सेक्शन 6 बेसिकली सिंपल सी लैंग्वेज में ये कह रहा है कि किसी भी स्टेट में उस स्टेट की हाई कोर्ट को भी हम क्रिमिनल कोर्ट्स मानेंगे। याद रखना दोस्तों, देखो हाई कोर्ट सिविल कोर्ट है या नहीं है ये अलग टॉपिक है, लेकिन हाई कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट्स भी है, तो हाई कोर्ट को भी हम क्रिमिनल कोर्ट कंसिडर करेंगे। तो क्लास सेक्शन 6 से आता है कि हाई कोर्ट और ऐसी कोर्ट्स जो दूसरी लॉज में बनाई गई हैं उन कोर्ट्स के अलावा भी, मतलब कि ये दोनों कोर्ट्स भी क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी, हाई कोर्ट और ऐसी कोर्ट्स जो दूसरे लॉज में बनाई हुई हैं। दूसरे लॉ का मतलब ये हुआ कि सीआरपीसी को छोड़ के और दूसरी लॉज में अगर कोई क्रिमिनल कोर्ट बनाई गई हैं तो उनको भी क्रिमिनल कोर्ट मानेंगी। तो हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, इन दोनों कोर्ट्स को छोड़ के इन एवरी स्टेट देयर विल बी फॉलोइंग नंबर ऑफ criminal courts, and that is sessions court of sessions, judicial magistrate of first class, and in metropolitan areas metropolitan magistrates, and judicial magistrate of second class, and executive magistrate। मतलब कि कुल मिला के 6 तरह की कोर्ट्स होती हैं किसी भी स्टेट में जो क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं। तो ये है सेक्शन 6। अब बात करेंगे सेक्शन 7 की। देखो सेक्शन 7 बहुत ही टेक्निकल सेक्शन है। सेक्शन 7 बात करता है टेरिटोरियल डिवीजन की। मतलब कि किसी भी स्टेट को हम किस तरीके से उसकी टेरिटरी को डिवाइड करेंगे ताकि हम उसमें अपने इन जो हमने 4 कोर्ट्स की बात की है, कोर्ट ऑफ सेशंस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मतलब कि इन जो कोर्ट्स की हमने बात की है इन सभी को स्टैब्लिश करने के लिए हमें अपने पूरे स्टेट को कुछ डिविजन्स में बांटना होगा। उन्हीं डिविजन्स को हम बोलते हैं सेशंस डिवीजन। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप एक एग्जांपल लो कि पूरा वर्ल्ड है, उस पूरे वर्ल्ड को हमने पहले कॉन्टिनेंट में बांटा हुआ है, फिर कॉन्टिनेंट को हमने सब कॉन्टिनेंट में बांटा हुआ है, फिर हमने उनको कंट्रीज में बांटा हुआ है, फिर कंट्रीज को हमने स्टेट में बांटा हुआ है, स्टेट को हमने डिस्ट्रिक्ट में बांटा हुआ है, और भी फिर छोटे छोटे जो है पोर्शंस किए हुए हैं। ये किस लिए किया हुआ है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। इसी तरीके से किसी भी स्टेट में कोर्ट्स के सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए, कोर्ट्स को स्टैब्लिश करने के लिए, जजेस को वहाँ पे अपॉइंट करने के लिए हमने अलग अलग उसको कैटेगराइज किया हुआ है। वो बताता है हमें सेक्शन 7। तो चलिए हम पहले सेक्शन 7 के सब क्लॉज 1 को पढ़ते हैं। अगर सब क्लॉज 1 समझ में आ जाएगा तो हमें पूरा सेक्शन 7 समझ में आ जाएगा। बहुत ही टेक्निकल सेक्शन है, चलिए समझते हैं। Every state shall be a sessions division or shall consist of sessions division, and every sessions division shall for the purpose of this code be a district or a consist of districts। चलिए आराम से थोड़ा सा डीकोड करके इसको समझते हैं। एवरी स्टेट शैल बी अ सेशंस डिवीजन, मतलब कि हम हर एक स्टेट को या किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो उस पर्टिकुलर स्टेट को हम सेशन डिवीजन बोलेंगे, राइट।
थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन, हम किसी भी स्टेट को सेशन डिवीजन मानेंगे, या अगर वो स्टेट बड़ा है ना तो उसमें हम बहुत सारे छोटे छोटे सेशंस डिवीजन बना लेंगे। गॉट द पॉइंट? मतलब कि किसी भी एक स्टेट में या तो पूरा का पूरा स्टेट ही सेशंस डिवीजन होगा, अगर छोटा सा स्टेट है सपोज करो तो पूरे पूरे स्टेट को हम सेशंस डिवीजन में मानेंगे कि पूरा का पूरा स्टेट जो है एक सेशन डिवीजन है। लेकिन अगर स्टेट बड़ा है तो उस पूरे स्टेट को हम छोटे छोटे सेशंस डिवीजन में, अलग अलग सेशंस डिवीजन में हम मान लो 5, 10, 15 जितने भी सेशंस डिवीजन बनाने होंगे उसमें हम उतने सेशंस डिवीजन बना लेंगे। आगे पढ़ते हैं। एंड एवरी सेशन डिवीजन्स शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट, और हर एक सेशन डिवीजन को जो हमने अलग अलग सेशन डिवीजन बनाए हैं उन सभी सेशन डिवीजन को हम डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। कि भाई हमने सपोज करो 5 सेशंस डिवीजन हमने बनाए, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में 5 सेशंस डिवीजन अगर हमने बनाए हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में, तो उसी पर्टिकुलर सेशंस डिवीजन को हम डिस्ट्रिक्ट मान लेंगे कि ये 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए। बट अगर वो सेशंस डिवीजन भी बड़े हैं साइज में, तो उनको हम क्या करेंगे, हर एक सेशन डिवीजन को हम छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेशन डिवीजन को हम डिस्ट्रिक्ट भी मान सकते हैं, बट अगर सेशन डिवीजन बड़ा है तो उसमें हम छोटे छोटे कई डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। ये बोलता है सेक्शन 7 का सब क्लॉज 1। दोबारा से इसको रीड करेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। एवरी स्टेट शैल बी अ सेशंस डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन, मतलब कि एक पूरा स्टेट अगर बड़ा है तो वो उसमें बहुत सारे सेशंस डिवीजन हम बना सकते हैं, अगर छोटा है तो एक ही पूरा स्टेट वो सेशन डिवीजन होगा। या एवरी सेशंस डिवीजन शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड बी अ डिस्ट्रिक्ट, और हर एक सेशन डिवीजन को हम डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। या जो सेशंस डिवीजन है अगर वो भी साइज में बड़ा है तो उसमें भी हम कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स बना सकते हैं। ये बोलता है सेक्शन 7 का सब क्लॉज 1। इसमें एक प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो क्या कहता है वो समझ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया shall for the said purposes be a separate session division and district। अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में कोई एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया हमने उसको बना रखा है। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है हम अगले वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, सेक्शन 8 में। पहले अभी समझ लेते हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में कोई एरिया हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया बना रखा है तो उस मेट्रोपॉलिटन एरिया को हम एक सेशन डिवीजन मानकर चलेंगे कि वो एक पर्टिकुलर सेशन डिवीजन है, और उसी सेशन डिवीजन को हम डिस्ट्रिक्ट भी मान सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 में उस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया को जिसको हमने सेशन डिवीजन बना रखा है, अगर वो बहुत बड़ा साइज का है तो उसमें भी हम कई डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। तो दिस बेसिकली प्रोवाइजो टॉकिंग अबाउट। सो अब आगे बढ़ते हैं। सब क्लॉज 2 क्या कहता है सेक्शन 7 का। सेक्शन 7 का सब क्लॉज 2 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जितने भी सेशंस डिवीजन बने हुए हैं तो स्टेट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ उन पर्टिकुलर सेशंस डिवीजन के नंबर्स को घटा बढ़ा सकता है। मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट में 5 सेशंस डिवीजन बनाए हुए हैं और स्टेट चाहती है कि उस सेशंस डिवीजन को और बढ़ा दे, 5 से लेके 6 कर दे, 8 कर दे, 10 कर दे, तो वह हाई कोर्ट की परमिशन के साथ, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ उनके नंबर्स को बढ़ा सकता है और साथ ही साथ उनके एरियाज की लिमिट को भी छोटा बड़ा कर सकता है। अब सब क्लॉज 3 क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन्स and may alter the limits of the number of such sub divisions। अब ये सब डिवीजन नया वर्ड है, इसको जरा ध्यान समझना। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सेक्शन 7 बहुत ही टेक्निकल सेक्शन है, इसमें सिर्फ आप इसको ध्यान से याद कर लो, बाकी हम इसको धीरे धीरे डिकोड करते रहेंगे आगे आने वाले सेक्शंस में। तो अब देखो ये सब डिविजन्स क्या है, बस ये समझ लो कि जैसे हमने पूरे स्टेट को सेशंस डिवीजन में बांटा हुआ है और सेशंस डिवीजन को हमने डिस्ट्रिक्ट में बांटा हुआ है, इसी तरीके से हम डिस्ट्रिक्ट को भी सब डिवीजन में बांट सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट सपोज करो बहुत बड़ा है, उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो फंक्शनिंग करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए उन सभी डिस्ट्रिक्ट को भी हम छोटे छोटे सब डिवीजन में बांट सकते हैं। और स्टेट चाहे तो उन सब डिविजन्स के नंबर को भी कम ज़्यादा कर सकता है हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ।
और उनके एरियाज़ को भी कम ज़्यादा कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 7 सब क्लॉज 4 के बारे में। द सेशंस डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिविजन्स। देखो ये तीनों नाम हमने अभी तक पढ़ लिया है। सेशंस डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिविजन्स existing in a state at the commencement of this code shall be deemed to have been formed under these sections। इसका मतलब कि अगर ये तीनों चीज़ें सेशंस डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजन्स ऑलरेडी पहले से ही बने हुए हैं, इस कोड के बनने से पहले, सीआरपीसी के बनने से पहले ही अगर ये प्रॉपर जो है चीज़ें हो रखी हैं, अगर ये सेशंस डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजन्स ऑलरेडी जो है बने हुए हैं, तो हम ये मान लेंगे कि ये सभी जो है इस कोड के अंदर ही बने हैं। अब बेसिकली मैं सेक्शन 7 आपको दोबारा से समझा देता हूँ अच्छे से। देखो नॉर्मली ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को हम सेशंस डिवीजन मानेंगे। अगर स्टेट वो बहुत बड़ा है तो उसमें हम बहुत सारे सेशंस डिवीजन बना लेंगे, ठीक है। एक सेशंस डिवीजन से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे सेशंस डिवीजन बना लेंगे। और अगर सेशंस डिवीजन का साइज भी बड़ा है तो हम उसको उसके अंदर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बना लेंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद कहता है कि इन डिस्ट्रिक्ट की या इन सेशंस डिवीजन की जो लिमिट है, जो एरिया है या जो नंबर्स है, इसको जो है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ स्टेट चेंज कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है नंबर्स को और एरियाज को। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट को भी हम सब डिविजन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे सब डिविजन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनके भी नंबर्स को और एरिया को ऑल्टर कर सकते हैं। स्टेट ऑल्टर कर सकता है हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ। तो दिस वाज बेसिकली सेक्शन 7। अब बात करते हैं सेक्शन 8 की, दैट टॉक्स अबाउट मेट्रोपॉलिटन एरियाज। देखो सेक्शन 7 में हमने समझा था कि सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज को भी हम पूरा का पूरा सेशंस डिवीजन मानेंगे और उसको हम डिस्ट्रिक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, या पूरा का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया छोटा सा है तो उसको पूरा एक डिस्ट्रिक्ट मान लेंगे, और अगर बड़ा है तो उसमें भी हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना लेंगे। हमने पढ़ा था सेक्शन 7 में। अब पढ़ते हैं कि बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, वो बताता है सेक्शन 8। तो चलिए समझते हैं क्या कहता है सेक्शन 8। सब क्लॉज 1 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर दैट as from such date as may be specified in the notification, any area in the state comprising a city or a town whose population exceeds 1 million shall be a metropolitan area for the purpose of this code। ये कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया को जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है उसको स्टेट गवर्नमेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकता है। दिस इज बेसिकली बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 8। अब सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं। एज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड each of the presidency towns of Bombay, Calcutta, Madras and city of Ahmedabad shall be deemed to be declared under subsection 1 to be a metropolitan areas। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी भी पूछ लेता है एग्जाम्स में कि जो है कौन कौन से 4 जो है प्रेसिडेंसीज थी जिनको मेट्रोपॉलिटन एरिया में कन्वर्ट किया गया। तो वो है बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और सिटी ऑफ अहमदाबाद। इसको ये प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, इनको जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में अंडर सब क्लॉज 1 इसको हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया में कन्वर्ट कर लिया। अब पढ़ते हैं सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन extends, reduce or alter the limits of metropolitan area, but the reduction or alteration such shall not be so made as to reduce the population of such area to less than 1 million। तो सब क्लॉज 3 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन वो इस तरीके से करेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम नहीं होगी। सो ये था सब क्लॉज 3। अब समझते हैं सेक्शन 8 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है। Where after an area has been declared or deemed to have been declared to be a metropolitan area, the population of such area falls below 1 million, such area shall on and from such date as the state government may by notification specify in this behalf cease to be a metropolitan area।
ये देखो क्या कह रहा है, इस ये कह रहा है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया जा चुका है, अगर उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम होती है तो वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रह जाएगा, वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया से की श्रेणी से की डेफिनेशन से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बट नॉट विद स्टैंडिंग सच सेसर any inquiry, trial, or appeal pending immediately before successors, before any court or magistrate in such area shall continue to be dealt with under this code as if such seizure had not taken place। लेकिन कंडीशन ये कह रहा है कि अगर सपोज करो उस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोई केस, कोई अपील पेंडिंग है, चल रही है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा जैसे मान लो कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया ही हो। तो ये है सब क्लॉज 4। अब समझते हैं सब क्लॉज 5 क्या कहता है सेक्शन 8 का। सेक्शन 8 का सब क्लॉज 5 कहता है वेयर द स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूसेस और ऑल्टर्स अंडर सब क्लॉज 3 द लिमिट्स ऑफ एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया सच रिडक्शन और ऑल्ट्रेशन shall not affect any inquiry, trial, or appeal pending immediately before such reduction or alteration before any court or magistrate, and every such inquiry, trial, appeal shall continue to be dealt with under this code as if such reduction or alteration had not taken place। सेक्शन 5 कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट को रिड्यूस करती है या चेंज करती है तो इस रिडक्शन और इस अल्टरेशन से उस पर्टिकुलर एरिया में जो पहले केसेस चल रहे थे, पहले इंक्वायरीज जो चल रही थी, जो ट्रायल चल रहा था, जो अपील चल रहा था, उस पर्टिकुलर केस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस रिडक्शन से या इस अल्टरेशन से, और वो वैसे ही चलती रहेगी जैसे कि पहले चल रही थी। इस रिडक्शन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ऐसा माना जाएगा कि जैसे कि कुछ ऐसा अल्ट्रेशन, ऐसा रिडक्शन हुआ ही नहीं है और ऐसे ही एज इट इज चलता रहेगा। तो दिस वाज सेक्शन 8। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 9। बेसिकली सेक्शन 9 क्या कहता है। सेक्शन 9 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशंस की। अब देखो आप थोड़ा सा आप रिलेट करोगे सेक्शन 7, सेक्शन 6 को सेक्शन 9 के साथ। जैसा कि हमने अपनी बात की थी सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 में हमने कहा था कि हर एक स्टेट में होगा एक कोर्ट ऑफ सेशन। अब वो कोर्ट ऑफ सेशन क्या है वो बात करता है सेक्शन 9। तो चलिए बेसिकली समझते हैं सेक्शन 9 क्या है। देखो सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशंस फॉर एवरी सेशन डिवीजन। यहाँ पर बात हो रही है कि हर एक सेशंस डिवीजन में स्टेट गवर्नमेंट एक कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिश करेगी। देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन जो दिमाग में रखने वाली बात है कि स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी सेशंस कोर्ट ऑफ सेशंस हर एक सेशन डिवीजन में, दैट इज सब क्लॉज 1। अब सब क्लॉज 2 की बात करते हैं। सब क्लॉज 2 है एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। और हर एक सेशंस कोर्ट में एक जज अपॉइंट होगा जो उसको प्रिसाइड करेगा और ये अपॉइंटमेंट करेगी हाई कोर्ट। ये चीज़ दिमाग में रखने वाली है। कोर्ट ऑफ सेशन को स्टैब्लिश करेगा स्टेट, लेकिन अपॉइंटमेंट वहां पर डन होगा हाई कोर्ट के थ्रू। तो सब क्लॉज 2 कहता है कि एवरी कोर्ट ऑफ सेशंस शैल बी प्रिसाइडेड बाय अ जज एंड दैट इज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, राइट। नाउ पढ़ते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है द हाई कोर्ट may also appoint additional sessions judges and assistant sessions judges to exercise jurisdiction in the court of sessions। इसको थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो हर एक सेशंस कोर्ट में एक सेशन जज होगा जो उसको प्रिसाइड करेगा, जिसको हम बोलेंगे सेशंस जज। लेकिन अगर सपोज करो वो सेशंस डिवीज़न बहुत बड़ा है और उसमें काम का लोड बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि हाई कोर्ट उस सेशंस डिवीज़न में जो सेशंस जज उस प्रिसाइड कर रहा है उसके असिस्टेंस के लिए उसमें एडिशनल सेशंस जज भी अपॉइंट कर देगा
और असिस्टेंट सेशंस जज भी अपॉइंट करेगा, ताकि प्रॉपर जो सेशन जज है जो उसको प्रिसाइड कर रहा है पूरे सेशंस कोर्ट को, उसकी असिस्टेंस कर सके, उसकी हेल्प कर सके एडिशनल सेशंस जज और असिस्टेंट सेशंस जज। तो यहाँ पे सेक्शन 3 बोल रहा है द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशंस जज और असिस्टेंट सेशंस जज टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन द कोर्ट ऑफ सेशंस। सब क्लॉज 4 समझते हैं। सब क्लॉज 4 कहता है द सेशंस जज ऑफ वन सेशन डिवीजन may be appointed by the High Court to be also an additional session judge of another division, and in such case he may sit for the disposal of the cases at such place or places in the other division as the High Court may direct। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। देखो जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक स्टेट में नंबर ऑफ सेशंस डिवीजन होंगे, अगर स्टेट बड़ा है तो हर एक सेशंस डिवीजन के लिए एक अलग सेशंस कोर्ट बनेगा जिसको कोर्ट ऑफ सेशंस बोलेंगे। तो बेसिकली सब क्लॉज 4 कह रहा है कि एक पर्टिकुलर सेशंस डिवीजन का जो जज है, एक पर्टिकुलर सेशंस डिवीजन के कोर्ट ऑफ सेशंस का जो प्रिसाइडेड जज है, वो दूसरे सेशंस डिवीजन के कोर्ट ऑफ सेशंस का एडिशनल सेशंस जज बन सकता है, हाई कोर्ट उसको बना सकती है। मतलब कि इसको इस तरीके से समझो कि सेशंस डिवीजन ए और सेशंस डिवीजन बी, सेशंस डिवीजन ए का जो कोर्ट ऑफ सेशंस का प्रिसाइडेड जज है वो सेशंस डिवीजन बी के कोर्ट ऑफ सेशंस के प्रिसाइडेड जज का एडिशनल सेशंस जज बन सकता है और उसको कोर्ट बना सकती है, हाई कोर्ट उसको बना सकती है अगर हाई कोर्ट को लगता है कि वहाँ पर उसको बनाया जाना चाहिए। और वो वहाँ पर, और वो बैठेगा कहाँ पर, वो बैठेगा ऐसी जगह पर जहाँ पर हाई कोर्ट बताएगी उसको, हाई कोर्ट जहाँ पर डायरेक्ट करेगी वहाँ पर वो जाकर उसको बैठकर असिस्ट करेगा उस पर्टिकुलर एरिया के, उस पर्टिकुलर सेशंस डिवीजन के सेशंस कोर्ट के प्रिसाइडेड सेशन जज को। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब समझते हैं सब क्लॉज 5 क्या कहता है। सब क्लॉज 5 कहता है वेयर द ऑफिस ऑफ सेशंस जज इज वैकेंट द हाई कोर्ट मे मेक अरेंजमेंट्स for the disposal of any urgent application which is or may be made or pending before such court of sessions by an additional or assistant sessions judge, or if there be no additional or assistant session judge, by a chief judicial magistrate in the sessions division, and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with एनी सच एप्लीकेशन। देखो यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ सेशंस में सेशन जज अवेलेबल नहीं है तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी अर्जेंट एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए या किसी भी पर्टिकुलर केस के डिस्पोजल के लिए जो वहाँ पर उस पर्टिकुलर सेशंस कोर्ट में एडिशनल सेशन जज है या असिस्टेंट सेशन जज है, और अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो उस पर्टिकुलर सेशंस डिवीजन में जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको अपॉइंट कर सकता है, उसको वो पावर दे सकता है कि उस पर्टिकुलर केस में या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर जो है वो डिसीजन ले, वो उसको जो है सुनवाई उसकी करे और उसको वो डील करे। तो बेसिकली देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है कि ये कौन करता है, किसकी पावर से होता है। तो हाई कोर्ट हैज़ अ पावर टू डू ऑल दीज थिंग्स। बस स्टेट तो सिर्फ इतना करता है, स्टेट सिर्फ सेशंस कोर्ट स्टैब्लिश करता है, कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिश करता है, बट बाकी के जो अरेंजमेंट्स हैं, बाकी के जो एडिशनल्स सेशंस जज हैं या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं या जो भी जजेस की अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, वो करता है हाई कोर्ट। अब समझते हैं कि सब क्लॉज 6 क्या बोलता है सेक्शन 9 का। सेक्शन 9 का सब क्लॉज 6 कहता है द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरीली hold its sitting at such place or places as the high court may by notification specify। मतलब देखो दोबारा हाई कोर्ट की बात आ रही है कि हाई कोर्ट जहां पर कहेगा कोर्ट ऑफ सेशन वहीं पर प्रिसाइड करेगा, किसी दूसरी जगह प्रिसाइड नहीं करेगा। लेकिन इन एनी पर्टिकुलर केस, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold its sitting at any other place in the sessions division, it may, with the consent of the prosecution and the accused, sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein।
देखो, बट कुछ पर्टिकुलर केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में, जहां पर कोर्ट ऑफ सेशंस को लगता है कि यहाँ नहीं, मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पर बैठना चाहिए जिससे विटनेसेस को, पार्टीज को, प्रोसिक्यूशन को कुछ हेल्प हो जाए, ताकि केसेस का जो है निपटारा जल्दी हो सके, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रोसिक्यूशन की कंसेंट से, एक्यूज्ड के कंसेंट से जो है पर्टिकुलर दूसरी जगह पर भी कोर्ट ऑफ सेशंस अपनी सेटिंग होल्ड कर सकती है और वहाँ पर वो केसेस का डिस्पोजल कर सकती है, विटनेसेस का एग्जामिनेशन कर सकती है और बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। दिस इज ऑल अबाउट दैट सेक्शन 9 टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड, अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, posting or promotion of any person by the government to any service or post in connection with the affairs of the union or the state where under any law such appointment, posting और promotion is required to be made by the government। देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये है, एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि अपॉइंटमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पहली पहली बार जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, अगर किसी का प्रमोशन हो रहा है, कहीं दूसरी जगह से पोस्टिंग हो रही है, तो उसको भी हम अपॉइंटमेंट ही मानेंगे और जो हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट करेगा उसी को ही हम अपॉइंटमेंट समझेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद हम समझते हैं सेक्शन 10, जो बेसिकली बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस की। तो असिस्टेंट सेशन जज किसको सबऑर्डिनेट करेगा, ये बता रहा है सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 का सब क्लॉज 1 कहता है कि ऑल असिस्टेंट सेशंस जजेस शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन। मतलब कि जो सेशंस कोर्ट ऑफ सेशंस का जो प्रिसाइडिंग जज है, जिसको हम सेशंस जज बोलते हैं, ऑल असिस्टेंट सेशंस जज उसको जो है असिस्ट करेंगे, उसको जो है सबऑर्डिनेट होंगे। तो सेक्शन 10 का सब क्लॉज 1 बताता है कि ऑल असिस्टेंट सेशंस जज शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशंस जज। किसको सबऑर्डिनेट करेंगे? सेशंस जज को सबऑर्डिनेट करेंगे, इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन। एंड नाउ द सेकंड क्लॉज क्या कहता है? सेकंड क्लॉज कहता है कि द सेशन जज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस कोड एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस अमंग द असिस्टेंट सेशंस जज। मतलब कि असिस्टेंट सेशंस जज के वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? वो करेगा सेशन जज। सब क्लॉज 3 क्या कहता है वो समझते हैं। The session judge may also make provision for the disposal of any urgent application in the event of his absence or inability to act by an additional or assistant session judge, or if there will be no additional or assistant session judge, by the chief judicial magistrate, and every such judge or magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such applications। सब क्लॉज 3 बताता है कि सेशन जज अगर एब्सेंस है और अनेबल है किसी भी काम को करने के लिए उस पर्टिकुलर मोमेंट में, सेशन जज के पास पावर होगी कि वो एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज को पावर दे कि किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर कोई भी जो है डिसीजन लेना है या उसको डील करना है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेशन जज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी वो पावर दे सकता है। और ये सारी पावर्स जो है, ये तीनों ही जजेस, असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डील करते समय वैसे ही पावर रखेंगे जैसा एक सेशन जज रखता है। तो ये बेसिकली था सेक्शन 10। तो ये हमेशा याद रखो कि अगर कि आपको इसको एग्जाम की पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो सेक्शन 9 और सेक्शन 10 दोनों ही रिलेटेड सेक्शन है। सेक्शन 9 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशंस की। उसमें बताया हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है प्रिसाइड करेगा एक सेशन जज के थ्रू, जिसको सेशन जज बोलेंगे, और हाई कोर्ट सेशन जज को असिस्ट करने के लिए एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकता है। और सेक्शन 10 बात करता है कि असिस्टेंट सेशन जज किसको सबऑर्डिनेट होगा और उनको जो है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा। तो यहाँ पर ये याद रखना कि असिस्टेंट सेशन जज का जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेशन जज करता है, और अगर सेशन जज काम करने की स्थिति में नहीं है, एब्सेंट है, प्रेजेंस में नहीं है, वैकेंट है सीट, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में सेशन जज जो है असिस्टेंट सेशन जज को वो अपॉइंट कर सकता है या एडिशनल सेशन जज को अपॉइंट कर सकता है या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकता है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डील करने के लिए। दैट इज सेक्शन 10। अब बात करेंगे सेक्शन 11 की। देखो, सेक्शन 11 बात करता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की। अभी तक हमने सेशंस
कोर्ट पढ़ा था, सेशंस जज पढ़ा था, एडिशनल सेशन जज पढ़ा था, असिस्टेंट सेशन जज पढ़ा था। सेक्शन 11 बात करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट कहाँ स्टैब्लिश होगी, कैसे स्टैब्लिश होगी। एक चीज़ और याद रखो, सेशन जज से छोटा होता है एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज से छोटा होता है असिस्टेंट सेशन जज, और असिस्टेंट सेशन जज से छोटी कोर्ट होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। अब समझते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट कैसे स्टैब्लिश होगी। तो सब क्लॉज 1 कहता है सेक्शन 11 का, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट not being a metropolitan area, there shall be established as many courts of judicial magistrate of the first class and the second class, and at such places as the state government may, after consultation with the high court, by notification specify। इसका मतलब कि सेक्शन 11 का सब क्लॉज 1 कहता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की कोर्ट्स को अब स्टैब्लिश करेगी, कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ। बट अब इसमें क्या है, एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो समझ लेते हैं क्या है। द प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टैब्लिश इन एनी लोकल एरिया और वन और मोर स्पेशल courts of judicial magistrate of the first class and the second class to try any particular case or particular class of cases, and where any such special court is established, no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of which such special court of judicial magistrate has been established। एक देखो नया टर्म आया यहाँ पर, स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। अब ये स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या है, इसका एक अलग ही सेक्शन है, हम उसको उस सेक्शन में समझेंगे। बट आप यहाँ पे समझ लो कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर स्टेट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस है, कोई पर्टिकुलर केस है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर केस या उस तरह के कई सारे केसेस हैं जिनको ट्राई करने के लिए किसी स्पेशल मजिस्ट्रेट की ज़रूरत है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके ऐसे स्पेशल कोर्ट्स भी स्टैब्लिश कर सकती है। और फिर यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है, अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुआ है या स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है स्टैब्लिश की गई है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कोई दूसरा मजिस्ट्रेट उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस को या उस पर्टिकुलर केस को एंटरटेन नहीं करेगा। सो ये है बेसिकली सेक्शन 1 का प्रोवाइजो। अब समझते हैं कि सब क्लॉज 2 क्या कहता है सेक्शन 11 का। सब क्लॉज 2 कहता है कि द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। मतलब कि जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट स्टैब्लिश होगी, इसमें जितने भी मजिस्ट्रेट या जितने भी ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे वो सब कौन अपॉइंट करेगा, वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। अब समझते हैं कि सब क्लॉज 3 क्या कहता है। द हाई कोर्ट में व्हेनेवर इट अपीयर्स टू इट टू बी एक्सपीडिएंट और नेसेसरी confer the power of judicial magistrate of the first class or of the second class on any member of the judicial service of the state functioning as a judge in the civil court। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ज़रा ध्यान समझो। बेसिकली प्लेन लैंग्वेज में बताता हूँ, ये सेक्शन क्या है, ये सब क्लॉज कह रहा है कि हाई कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर्स को, उसको अगर लगता है कि ये नेसेसरी है और ज़रूरी भी है, तो इनकी पावर्स को वो उस पर्टिकुलर एरिया के, उस पर्टिकुलर स्टेट के सिविल कोर्ट्स के जजेस में भी वो पावर्स कन्फर कर सकता है, उनको वो पावर्स दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिविल कोर्ट का जज है तो उसको भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर्स मिल सकती है और वो भी क्रिमिनल केसेस का ट्रायल कर सकता है। अब हम समझेंगे सेक्शन 12। बेसिकली सेक्शन 12 वही चीज़ है जो सेक्शन 11 था। देखो सेक्शन 11 में हमने पढ़ा कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या है, कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन स्टैब्लिश करेगा और उसके जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं वो कौन अपॉइंट करेगा। तो बेसिकली सेक्शन 12 उन्हीं जुडिशियल ऑफिसर्स की बात करता है कि उनमें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स में किस किस तरह के जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, उनका क्या नाम होगा, कौन एक दूसरे का सबऑर्डिनेट होगा और बहुत सारी चीज़ें जो सेक्शन 12 बताता है। चलिए एक एक करके सभी सेक्शंस को, सभी सब क्लॉजेस को पढ़ते हैं और सभी को समझते हैं कि क्या सेक्शन 12 बात करता है।
तो सब क्लॉज 1 कहता है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो हम सेक्शन 11 में हमने पढ़ा था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि उस पर्टिकुलर कोर्ट में इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग द मेट्रोपॉलिटन एरिया द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स स्टैब्लिश होगी उनमें से किसी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। मतलब कि सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एक चीफ होगा जिसको बोलेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। पढ़ते हैं सेकंड क्लॉज क्या कहता है। सेकंड क्लॉज कहता है कि द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल or any of the powers of the chief judicial magistrate under this code or under any other law for the time being enforced as the high court may direct। अब यहाँ पर सब क्लॉज 2 कह रहा है कि अगर एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से काम नहीं चलता है, सपोज करो कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वर्कलोड ज़्यादा है, तो उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में उन्हीं सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट में से एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बनाया जा सकता है। लेकिन वो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही होगा। देखो, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाने का पर्पज़ यही है कि अगर डिस्ट्रिक्ट में उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वर्कलोड ज़्यादा है और उस वर्कलोड को कोई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैंडल नहीं कर पाएगा, तो उस पर्टिकुलर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को असिस्ट करने के लिए एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया जा सकता है और उसके पास वही सारे फंक्शन होंगे जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होते हैं। अब सब क्लॉज 3 पढ़ते हैं। सब क्लॉज 3 में ए पार्ट बोलता है द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन एज द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट and relieve him of the responsibilities specified in this section as occasion required। This is a very very important sub clause। Sub clause 3 is a very important sub clause। जैसा कि देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम कोर्ट ऑफ सेशंस पढ़ रहे थे, जब हम जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स पढ़ रहे थे, या जब हम पढ़ रहे थे टेरिटोरियल डिवीज़न पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था एक पर्टिकुलर एरिया जिसको बोला था हमने कि सब डिवीज़न। सबसे ऊपर होगा सेशंस डिवीज़न, उसके नीचे होगा डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को भी हम सब डिवीजन्स में भी बांट सकते हैं। तो उसी सब डिवीज़न की बात यहाँ पर हो रही है कि हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीज़न एज द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट में हमने सब डिवीजन्स बनाए हैं उसी सब डिवीज़न में हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट किसी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को उस पर्टिकुलर सब डिवीज़न का सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीज़न हमने बनाया हुआ है तो ही ये पोस्ट बनाई जाएगी, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को सब डिवीज़न का जो है हेड बनाया जाएगा और उसको और बाकी जो सारे काम हैं उनसे रिलीव कर दिया जाएगा। Look what is saying this particular section, and relieve him of the responsibilities specified in this section as occasion required। और उसको और बाकी सारे जो काम है, बाकी जो सारे काम है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, उन सारे काम को छोड़कर सिर्फ सब डिवीज़न के जो काम है, सब डिवीज़न के जो वर्क है उसको असाइन होंगे और सिर्फ वो उन्हीं कामों को करेगा। आगे पढ़ते हैं। सब क्लॉज 3 का बी पार्ट भी है। बी पार्ट बोलता है कि सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट every sub-divisional judicial magistrate shall also have and exercise such power of supervision and control over the work of the judicial magistrates other than the additional chief judicial magistrate in the subdivision as the High Court may by general or special order specify in this behalf। अब इसको समझते हैं। सपोज करो कि एक सब डिवीज़न में 4 जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो 4 जुडिशियल मजिस्ट्रेट में से एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को तो बना दिया जाएगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उन बाकी के सभी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है उनको वो सुपरवाइज करेगा, उनके काम को सुपरवाइज करेगा, अपने पावर को एक्सरसाइज करेगा। लेकिन ये जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है इसके ऊपर भी जो है वो चीफ जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है वो निगरानी रखेगा, वो इसको काम असाइन करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि सबऑर्डिनेशन जो है
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही रहेगी, लेकिन इसके पास एडिशनल पावर होगा। ये जो बाकी इसके नीचे के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है, उनको जो है ये वर्क असाइन करके काम करवाएगा। तो ये था बेसिकली सेक्शन 12 जो बताता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में किस तरीके से ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा। अब पढ़ते हैं सेक्शन 13 जो बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देखो दैट इज अ वर्ड दैट वी हैव गॉट इट इन सेक्शन 11। सेक्शन 11 में प्रोवाइजो अगर आपने पढ़ा था, उसमें जो है स्टेट के पास पावर है कि स्टेट जो है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हाई कोर्ट की परमिशन के साथ, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर केस के लिए, क्या किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को स्टैब्लिश करेगा। तो वो जो स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा उसमें जो है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होगा। अब ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ऑब्वियसली हाई कोर्ट ही करेगी। तो चलिए समझते हैं सेक्शन 13 क्या कहता है। बेसिकली सेक्शन 13 का सब क्लॉज 1 कहता है द हाई कोर्ट मे इफ रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू कन्फर अपॉन एनी पर्सन who holds or has held any post under the government all or any of the powers conferred or conferable by or under this code on a judicial magistrate of first class and second class in respect to a particular cases or to a particular classes of cases in any local area not being a metropolitan area। तो सब क्लॉज 1 बेसिकली कहता है कि हाई कोर्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है तो किसी भी ऐसे आदमी को जो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में कोई पोस्ट होल्ड करता है या जिसने कोई पोस्ट होल्ड की है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का जो कोई एम्प्लॉय है, उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास की पावर्स देकर उसको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर केस को हैंडल करने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस को हैंडल करने के लिए, एडजुडिकेट करने के लिए। बट ये ध्यान रखना होगा कि वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं होगा। तो ये था सब क्लॉज 1 जो बताता है। सब क्लॉज 1 में एक प्रोवाइजो भी है, उस प्रोवाइजो को भी समझते हैं कि क्या है प्रोवाइजो। बेसिकली प्रोवाइजो कहता है कि provided that no such power shall be conferred on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to the legal affairs as the high court may by rules specify। तो प्रोवाइजो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स तब तक नहीं दी जाएंगी जब तक उसमें वो सारी क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस ना हो लीगल अफेयर्स को हैंडल करने के लिए जो हाई कोर्ट ने थ्रू रूल्स बना रखी हैं। तो ये था प्रोवाइजो। अब समझते हैं कि सब क्लॉज 2 क्या कहता है। सब क्लॉज 2 कहता है कि सच मजिस्ट्रेट्स शैल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम एज द हाई कोर्ट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट्स। तो सब क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किसी भी पर्टिकुलर केसेस को हैंडल करने के लिए जो ये पावर्स, लीगल पावर्स अगर किसी भी व्यक्ति को दी जाएंगी जो स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो या उसने कोई पोस्ट होल्ड की हो या वहाँ पे कोई एम्प्लॉय रहा हो पहले से, उसको हम बोलेंगे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और इसका जो टर्म होगा वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए किसी को भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जाएगा। ये है सब क्लॉज 2। अब समझते हैं सब क्लॉज 3 क्या कहता है। सब क्लॉज 3 कहता है कि द हाई कोर्ट मे एम्पावर अ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटसाइड हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। इसको बड़ा ध्यान समझते हैं, थोड़ा ये भी टेक्निकल है समझने वाला। अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया है हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट को लगता है कि उस एरिया के बाहर अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है और उस मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी उस पर्टिकुलर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कुछ काम करने की ज़रूरत है, वहाँ के कुछ केसेस को हैंडल करने की ज़रूरत है, उस पर्टिकुलर केस को एडजुडिकेट करने की ज़रूरत है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में, मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी वो जो है अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है और एज अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट
एक्सरसाइज करेगा। सो ये था बेसिकली सेक्शन 13 जो बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा और किसकी रिक्वेस्ट पे करेगा। तो बेसिकली इन क्रक्स लेट मी टेल यू कि हाई कोर्ट किसी भी व्यक्ति को जो स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय रहा हो, कोई वहाँ पे उसने कोई पोस्ट होल्ड की हो या जो है पहले से की हो अब नहीं कर रहा है, उसको जो है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर कर सकता है। लेकिन इसको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस, सारे एक्सपीरियंस हैं जो हाई कोर्ट चाहता है। और ये जो अपॉइंटमेंट होगी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वो सिर्फ 1 साल के लिए होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी अपने पावर को एक्सरसाइज करने की अनुमति जो है हाई कोर्ट दे सकता है या हाई कोर्ट जो है उसको अपॉइंट कर सकता है। बट वहाँ पर जब वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा तो वो एज अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही करेगा। और बाकी की जो सेक्शंस हैं इस चैप्टर के वो हम किसी दूसरी वीडियो में समझेंगे। स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो। आई होप यू liked this video, and if you have liked it, so please press the subscribe button, hit the bell icon and like this particular video. Thank you very much. Take care. Bye bye.